भाई अगर हाथरस गैंग रेप और मर्डर केस एक जातिवाद का मामला नहीं है बल्कि एक ऑनर किलिंग का मामला है तो इसमें नेताओं का क्या दोष। और वैसे भी मौके पर अगर चौका ना लगाया तो फिर वो नेता कैसा। भाई इस मामले में मैं शशि थरूर जी के पूरा साथ हूं, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से चलती आई है, तो अब नया क्या है। तो राजनीति तो इसमें होनी ही चाहिए। और वैसे भी सरहद पर दुश्मन खड़ा है, देश कोविड-19 से जूझ रहा है, तो ऐसे हालात में नफरत का माहौल पैदा करने की क्या ज़रूरत है। ये सब बेकार की बातें हैं। राजनीति होती रहनी चाहिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इन सब नेताओं का मौलिक हक है, नैतिक अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में जो चीज़ है उसे भाण, सिकोरा या कुल्हड़ भी कहते हैं। हो सकता है कि इसके कुछ और भी नाम हो, लेकिन चूंकि मेरी आदत है मैं अपने वीडियो में उतना ही बोलता हूं जितना मैं जानता हूं, तो इसलिए मैं उन नामों के बारे में नहीं बोलूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कुल्हड़ का हाथरस गैंग रेप मर्डर केस से क्या ताल्लुक है। बताता हूँ। मेरे ख्याल से दो तरह से। पहले बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह बात 1992 की है, जब बाबरी ढांचा गिरा था और देश में एक भय का माहौल बना हुआ था। और रवीश कुमार जी के दिमाग में जो भय का माहौल है वह उसकी तरह काल्पनिक ना होकर के यह वास्तविक था, क्योंकि हम सब डरे हुए थे। और भय के उसी माहौल में मेरे घर के पास में एक फालतू चाय वाले की दुकान थी। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली उसका नाम था फालतू चाय वाला। तो वहां पर किसी ने चाय पी करके इस कुल्हड़ को जोर से जमीन पर फेंका। चूंकि एक धमाका हुआ, वीराना था, धमाका हुआ, लोगों में चूंकि भय का माहौल ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसलिए तुरंत यह अफवाह फैल गई कि वहां पर बम गिराया गया है। और वैसे भी मैं ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पर बम बनाना और गिराना डोमेस्टिक इंडस्ट्री माना जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, जब थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ तो लोगों को यह पता चला कि असल में तो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। जो भी हुआ वह एक अफवाह थी, एक झूठी घटना। और लगभग कुछ इसी तरह से इस केस में भी हुआ, जहाँ पर दिल को ताड़ बनाया गया और एक मर्डर केस को एक गैंग रेप और जातिवाद का केस बनाकर पूरे देश में घृणा का माहौल जानबूझ करके बनाया गया। दूसरी एग्जांपल, अब अगर मैं इस कुल्हड़ को अपने हाथ पर ऐसे रख दूं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कुल्हड़ में जो हवा है उसे हटा करके आप इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाल सकते, न चाय, न पानी, न कुछ और। पिछले वीडियो में जब मैंने इस केस को समझाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने जो कमेंट किए उससे मुझे यह समझ में आया कि कुछ लोगों का दिमाग इस कुल्हड़ की तरह बंद है, जिनमें और कुछ भी नहीं घुस सकता। आप कैंसर जैसी भयावह बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा कचरा घुसा हो जिसे आप निकाल नहीं सकते, तो फिर आप सच्चाई भले कुछ भी हो, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये नहीं जानना चाहते कि वास्तविकता क्या है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह जानना चाहते हैं कि वाकई में इस केस की वास्तविकता क्या है, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वहां पर आखिर हुआ क्या था। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी इन झूठों पर अगर सबूतों की रोशनी डाली जाए तो सच्चाई अपने आप बाहर निकल जाती है। जब पीड़िता का वारदात के ठीक बाद का वीडियो दिखाया तो कुछ लोगों ने यह कमेंट किया कि जब पीड़िता ने मरने के ठीक पहले जो बयान दिया था उसको तवज्जो दी जानी चाहिए, ना कि वारदात के ठीक बाद को। लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी चलिए आइए उसकी भी बात करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि माँ घटनास्थल पर थी लेकिन उसे रेप का ध्यान नहीं रहा। चलिए आइए उसकी भी बात करते हैं। पहला वीडियो है पीड़िता का 22 तारीख को, जब उसने पहली बार किसी रेप या गैंग रेप का जिक्र किया, और उसके बाद पुलिस ने पहले अभियुक्त संदीप के अलावा 3 और लोगों को 25 या 26 तारीख को गिरफ्तार भी कर लिया। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में पीड़िता क्या कह रही है। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। और उसके बाद उसकी मां ने भी घटना के काफी दिन बाद जब यह स्टेटमेंट दिया कि उस दिन पीड़िता का रेप हुआ था, उसके कपड़े फट गए थे, उसके शरीर पर, उसके गुप्तांगों पर खून के निशान थे, पूरा बाजार टूटा पड़ा था। मैं चली गई, अब देखते मेरी लड़की का बुरा हाल, बेहोश पड़ी थी, पूरे कपड़े उतरे पड़े थे। मतलब
अगर हम इस बात को नज़रअंदाज कर भी दें कि घटना जो 14 तारीख को हुई थी उसके बाद 22 तारीख तक कहीं पर भी कितने सारे वीडियोस है, कहीं पर भी पीड़िता या उसकी मां ने किसी भी रेप या गैंगरेप की बात नहीं की। अचानक से 22 तारीख को रेप की बात होती है और चूंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम उसी वीडियो को सही मानेंगे, तो मैं आपको यह दिखाता हूं कि वह वीडियो किस तरह से अपने आप में ही गलत है। अब आइए देखते हैं वारदात के ठीक बाद पीड़िता का जो वीडियो एक बनाया गया था उसमें पीड़िता क्या कह रही है, उसके शरीर की क्या हालत है, उसके कपड़ों की क्या हालत है और क्या कोई भी खून के निशान आपको दिख रहे हैं। क्यों क्यों दबा दिया बताओ? हैं? हैं? अच्छा काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कहीं चोट है? जी दिखाइए। ये वारदात के ठीक बाद का वीडियो है। इसमें पीड़िता साफ कह रही है कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी और जब उसने विरोध किया तो आरोपी संदीप ने गला दबा करके उसका खून करने की कोशिश की। पास में उसकी मां भी खड़ी है जो यह बता रही है वीडियो के अंत में कि गला ही नहीं बल्कि उसकी जुबान पर भी चोट के निशान है। मतलब यह वीडियो किसी भी दबाव में नहीं बनाया गया। पीड़िता को और उसकी मां को दोनों को पता था कि वह क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जब वारदात के ठीक बाद उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया तो फिर 22 तारीख को हॉस्पिटल में यह स्टेटमेंट देना पीड़िता का कि वह वारदात के ठीक बाद बेहोश हो गई थी, उसकी मां ने उसके मुंह पर छींटे मारे, होश आने पर उसके मुंह से एक ही शब्द निकला रेप, तो वह कहां तक सही हो सकता है। हालांकि हमारी संस्कृति में किसी भी मृतक के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं की जाती जिससे उसकी बदनामी हो, लेकिन इस केस में एक इंसान के बयान पर और एक परिवार के झूठ पर ना सिर्फ 3 इंसानों की डेफिनेटली जिन्होंने कोई गैंगरेप किया ही नहीं उनकी जान को, उनके जीवन को खतरा पड़ रहा है, बल्कि हो सकता है कि जिस इंसान पर खून का इल्जाम लगाया जा रहा है वह भी झूठा हो। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मरने के ठीक पहले कोई भी, इतना तो तय है कि वह झूठ बोल रही थी, तो मरने के ठीक पहले वह झूठ क्यों बोलेंगे? या तो किसी को फंसाने के लिए या फिर किसी को बचाने के लिए। और ध्यान रखिएगा, इस बयान में उसने जिन 3 लोगों पर इल्जाम लगाया है उसमें से एक इंसान उस समय गांव में था ही नहीं। एक इंसान वह था जिसने वारदात के ठीक बाद उसे अपने घर से पानी ला करके पिलाया था और उसके लिए उसे क्या मिला? उसे मिला एक गैंग रेप और मर्डर का इल्जाम। यह देखने के बाद एटलीस्ट मेरे लिए इतना तो तय है कि वह लड़की और उसका परिवार झूठ बोल रहे हैं। इस मर्डर में और इस गैंग रेप केस के पूरे इल्जाम में बहुत सारी धांधली है और मैं इस बात पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि अगर इस केस की सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पीड़िता का परिवार जेल में होगा। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने 22 तारीख को यह गैंग रेप की स्टोरी कहां से बनाई? तो उसमें 2 बातें हो सकती है। पहला, उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने बरगलाया हो या फिर उनका इसमें कोई निजी स्वार्थ हो सकता है कि ऐसा केस बनाने के बाद उन्हें कुछ मुआवजा मिलने की कोई चांसेस हो। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें किसी ने भड़काया है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, उन तमाम लोगों की जिन्होंने पीड़िता और उसके परिवार की हॉस्पिटल में विजिट की थी, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उनका इस केस से क्या संबंध है। अब आप पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझिए। 14 तारीख को लड़की का भाई पुलिस में कंप्लेंट करता है जिसमें वह साफ साफ सिर्फ लड़की को गला दबाकर मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है अभियुक्त संदीप पर। उसके बाद कहीं पर भी किसी भी रेप का जिक्र नहीं है। अचानक से फिर 19 तारीख को संदीप पर छेड़खानी का इल्जाम लगाया जाता है। 20 तारीख को या 19 तारीख को संदीप को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 22 तारीख को अचानक से लड़की गैंग रेप की एक फॉल्स स्टोरी बनाती है जो कि हम देख सकते हैं कि यह स्टोरी फॉल्स थी। तो उसके बाद जिन 3 लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है उन्हें भी 25 या 26 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर यह आरोप कि अचानक से इस केस में जो आरोपी है उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, वह कहां से आता है? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा।
हम ये मान भी ले कि रेप जैसे घिनौने अपराध के बाद लड़की और उसकी मां को यह पता नहीं चला कि रेप हुआ था, और 22 तारीख को उन्हें यह ज्ञान हुआ कि रेप हुआ है और उन्होंने इस बात की कंप्लेन की, और उसके बाद में जब तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर इस बात की कंप्लेन कहां की जा रही है कि यहां पर किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लड़की परिवार वालों के साथ थी, कई बार साथ थी, एटलीस्ट वीडियोस में साफ साफ पता चल रहा है कि घटना के तुरंत बाद साथ में थी। तो फिर 22 तारीख के बाद 29 तारीख को जब लड़की का शव जलाया गया, जब उसका दाह संस्कार किया गया, तो ऐसा क्या हो सकता था वहां पर जो कि पुलिस छुपाना चाहती थी? जब गैंगरेप का केस ही फॉल्स है तो फिर पुलिस किसी बात को छुपाएगी क्यों? अगर पुलिस का मकसद आरोपियों को छुपाने का होता तो वह तो पहले गिरफ्तार हो चुके थे। तो उसके बाद में सिर्फ एक चीज बचती है कि उस लड़की के साथ में रेप हुआ था और उसे छुपाने के लिए पुलिस ने उसका दाह संस्कार कर दिया परिवार वालों की अनुमति के बगैर, जो कि पॉसिबल है, हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इस केस में गैंग रेप का इल्जाम ही झूठा है तो फिर यह बोलना कि पुलिस ने गैंग रेप के जो सबूत थे उनको छुपाने की कोशिश की, वह तो हास्यास्पद है, वह हो ही नहीं सकता। हाँ, यह सवाल जरूर उठता है कि पुलिस को दाह संस्कार रातों रात क्यों करने की जरूरत पड़ी, और यहां पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि घर वालों को बंद कर दिया गया और पुलिस ने जबरदस्ती लड़की का दाह संस्कार किया। कुछ हद तक यह सही हो सकता है, लेकिन एक वीडियो यह भी है जहां पर डीएम परिवार वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दाह संस्कार के लिए सुबह तक वेट ना किया जाए और रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाए। मतलब आप भले यह इल्जाम लगाए कि जबरदस्ती की गई थी दाह संस्कार के वक्त, लेकिन रिक्वेस्ट तो की गई थी। आप चाहे तो आप इसे धमकी का नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि पुलिस वालों ने बिना कुछ बताए और बिना कुछ किए सारा काम अपने आप कर दिया। पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट की थी लेकिन परिवार वालों ने नहीं माना। तो सवाल यह उठता है कि जब लड़की वालों को यह पता है कि गैंगरेप हुआ नहीं, उन्होंने झूठा इल्जाम दायर कर रखा है, कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उस रात में उन्हें लड़की को आधी रात में दाह संस्कार करने देने में क्या प्रॉब्लम थी? सवाल दोनों तरफ से किया जा सकता है। पुलिस को क्या जरूरत थी और लड़की वालों को रात में दाह संस्कार करने देने पर क्या प्रॉब्लम थी? क्या यह नहीं हो सकता कि इस केस में जातिवाद का एक एंगल बनाया जा रहा हो, वहां पर दंगों की साजिश की जा रही हो और उसी दंगों की साजिश को रोकने के लिए पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा? जब सारा केस ही फॉल्स है तो हर एंगल पर सवाल उठाया जाता है, क्यों नहीं उठाया जाएगा? और जो लोग यह कह रहे हैं कि इस केस में परिवार वालों को फंसाया जा रहा है, तो आप ये बात ध्यान के रखिए कि एक मर्डर के केस में हर आदमी सस्पेक्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया देखा होगा तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे। तो जब शक की सुई सब जगह घूमती है तो वह परिवार वालों पर भी आती है। तो यह क्या हो रहा है कि जिन पर आरोप लगाया गया है वह और उनके परिवार वाले इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि वह नार्को टेस्ट हो या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो या फिर एसआईटी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वह हर चीज के लिए तैयार है। लेकिन परिवार वालों को हर चीज पर आपत्ति है। क्या इसलिए नहीं कि वह जानते हैं कि अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो वह पकड़े जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि उस रात वहां पर दंगे करने की एक साजिश की गई थी और उसमें यह परिवार वाले शामिल थे, और जब इनकी दाल नहीं गली तो इन लोगों ने दूसरी तरह से इस केस को घुमाने की एक कोशिश की है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में यह भी दिखाया था कि ऐसी भी बातें की जा रही थी कि लड़की और लड़के के आपस में संबंध थे, और इस बात को लेकर के लड़की के परिवार वालों ने और लड़कों के परिवार वालों ने दोनों ने अपने बच्चों की पिटाई भी की थी। और इस बारे में लड़के के पिता का एक स्टेटमेंट है, वह भी आप देखिए। ये बच्चा तो एक तो चिल्लर पे नौकरी करता है, राम का बिल्कुल ठीक है साहब, एक बच्चा ने खुद पानी पिलाया वहां पर जा करके। बताओ ऐसा हो सकता है कि वही मार रहो और वही पानी पिलावे को? आदमी जान बचावे के पत्ते के पानी पिलावे को करे। अब सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की बात हो रही, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार है और होनी चाहिए। मेरा बच्चा दोषी है तो उसे दंड दिया जाए। और उसके बाद में गांव वालों का क्या कहना है वह भी आप देखिए। गाँव का नाम बताइए। गाँव मेरा बुलगड़िया। अपना नाम बताइए। नाम ओमकार सिंह है। ओमकार सिंह। हाँ, हम इसलिए नहीं बता पा रहे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसी पीट जाके घर जाते हैं। ये बताइए जिस समय लड़की उस खेत में तड़प रही थी, भाई उसकी माँ पीट करके और माँ वहीं पर घास लेके माँ पे गया और लव कुछ की माँ आई। लड़की को किसने पीटा? माँ ने और भाई ने मारा। किसने मारा? माँ भाई ने मारा था उसको। लेकिन वहाँ तो माँ तो अब कह रही है कि उन लड़कों ने मारा है। लड़के नहीं वहाँ पे झूठ है। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? पूरा आरोप है, यही बताओ।
आप अगर भूल गली से हैं, आपको फंसाया जा सकता है, आपको पता है। फंसाए बिल्कुल में फंस आप जाऊंगा। तैयार हैं इस काम के लिए? तैयार हूं मैं साहब। मतलब आपका कहना क्या है? वो 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए निर्दोष फंसाए हैं। गए। तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारी है, मारे भाई ने उसको। क्यों मार दी? कुल मिलाकर इस पूरे केस में कुछ लोगों ने यह कह दिया कि हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ एक चीज को मानेंगे कि लड़की ने मरने के पहले स्टेटमेंट दिया। परिवार वालों ने बाद में, घटना के काफी दिन बाद में रेप का एक इल्जाम लगाया है। हम तो सिर्फ उसी को मानेंगे और उसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लड़की का बयान झूठा है, हमको पता है। और पूरी केस की क्या कहानी है वह भी गांव वाले और उसके पिता बता रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड्स है जिसके प्रूफ भी अब टीवी पर आ गए हैं। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि उस रात में दाह संस्कार क्यों किया गया। मैंने आपको यह भी बताया कि डीएम ने जो लड़की के पिता से बात कही थी कि आप अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, आप बार बार बयान को चेंज कर रहे हैं, तो आप उस बात को उस एंगल से क्यों नहीं देखते कि लड़की के परिवार वालों ने 3 बार या 4 बार इस स्टेटमेंट को, अपनी इनिशियल कंप्लेंट को चेंज किया है। तो जाहिर सी बात है कि इससे उनकी विश्वसनीयता पर फर्क पड़ता है। और इस केस में तो वीडियोस हैं, पूरे प्रूफ है जहां पर यह पता चल रहा है कि लड़की का परिवार झूठ बोल रहा है। लड़की ने भी मरने के पहले झूठ बोला। भगवान न करे कहीं पर कोई ऐसा केस होता जहां पर कोई प्रूफ नहीं होता, तो फिर यह जो लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रशासन के खिलाफ एक अविश्वसनीयता का माहौल बनाया जाए, जातिवाद का घृणित एक माहौल बनाया जाए, तो अगर कोई प्रूफ नहीं होता तो पता नहीं है क्या करते। तो यह मेरे और आपके लिए सोचने वाली बात है कि जहां पर इतने सारे प्रूफ है वहां पर अगर ये लोग इतना गंदा गेम खेल सकते हैं, तो फिर अगर कोई प्रूफ ना हो तो ये पूरे शहर को, पूरे देश को आग लगा देंगे। तो मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, जिन्हें शायद यह पता भी नहीं कि वह कितना बड़ा घृणित काम कर रहे हैं, जातिवाद का एक केस बना रहे हैं और प्रशासन पर इल्जाम लगाकर पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा फर्ज सिर्फ इतना था कि आपको यह बताऊं कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले यह समझ लीजिए कि आखिर केस की सच्चाई क्या है। क्योंकि हमारे देश में आज जो झूठ का माहौल फैलाया जा रहा है, एक जबरदस्ती का एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इस देश में सब कुछ गलत हो रहा है, वह गलत है। क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका राजनीतिक एजेंडा फुलफिल हो जाता हो, लेकिन इससे देश के सौहार्द पर, देश में जो एक प्रेम का भाव है उस पर असर पड़ता है। जातिवाद का जहर मत घोलिए और जो केस मर्डर का है उसे गैंग रेप और मर्डर केस ना बनाइए। मैं यह तो नहीं कहता कि हिंदुस्तान में रोज 88 रेप केसेस होते हैं, आप सिर्फ इसी केस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही होता है कि मुद्दा बनाना। अब किसकी कितनी क्षमता वो उसके ऊपर है। अब उसमें आप सही तरीके से, गलत तरीके से कुछ भी करें, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका काम है। लेकिन जब मीडिया ऐसी घटिया रिपोर्टिंग करती है और जब मीडिया ऐसे केसेस में जातिवाद को बेकार में एक तूल देती है, तो फिर वह काफी अफसोस की बात बन जाती है और हम सबको इन सब चीजों पर सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ और नया सीखने को मिला होगा। पूरी कोशिश कीजिए कि देश में घृणा का माहौल ना फैल पाए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अब आपकी बारी है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस केस की सच्चाई के बारे में पता चले। और इस केस में जो लोग जानबूझ करके इस केस को जातिवाद का तूल दे करके देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पर्दाफाश करने की जरूरत है और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए